नमस्कार, चॉइस कनेक्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा पर्सनल लोन। तो शुरू करने से पहले हम ये समझना चाहेंगे कि पर्सनल होती क्या है। तो पर्सनल लोन एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक अनसिक्योर्ड लोन होती है जिसमें बिना किसी कोलैटरल यानी बिना किसी सिक्योरिटी के हमें जो बैंक लोन देती है। तो अब हमें बैंक किस लिए ये लोन देती है ताकि कभी हमें फेस्टिवल कुछ आ रही है तो उसके लिए हमें कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसमें हम पर्सनल लोन अवेल कर सकते हैं। तो कहीं हम कहीं वैकेशन में कहीं प्लान कर रहे हैं तो हमें वैकेशन के लिए मिल सकती है। तो कोई करंट फाइनेंशियल अर्जेंसी है तो उस लिए हमें मिल सकती है या फिर कुछ हॉस्पिटल की अर्जेंसी आ गई है तो उसमें हमें पर्सनल लोन मिल सकती है। तो अब समझेंगे कि पर्सनल लोन किसे किसे अब मिल सकती है। तो यहाँ बैंक ने दो कैटेगरी किया हुआ है। तो पहला कैटेगरी है सैलरीड इंडिविजुअल। तो सैलरीड इंडिविजुअल कौन होता है? सैलरीड इंडिविजुअल बेसिकली वो इंडिविजुअल होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसे हर मंथ एक सैलरी मिलती है। हर मंथ सैलरी मिलती है जो कोई भी कंपनी में काम कर सकता है, चाहे कोई सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई टीसीएस में काम कर रहा है तो उसे हर महीने की एक सैलरी होती है, मिलती है, तो जिसे हम सैलरीड इंडिविजुअल कहते हैं। और दूसरा कैटेगरी होता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। तो जैसे डॉक्टर्स की खुद की क्लिनिक होती है, प्राइवेट क्लिनिक होती है, और इंजीनियर्स की खुद की कंसल्टेंसी फर्म होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो ये इन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स कहते हैं, तो जिसे बैंक इन्हें पर्सनल लोन देते हैं। अब समझते हैं कि क्राइटेरिया कैसे बैंक एक सैलरीड इंडिविजुअल को पर्सनल लोन अप्रूव करवाती है। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट इनकी की पैरामीटर जो होता है सैलरी। तो पर्सनल लोन अब सैंक्शन करने से पहले सबसे पहला चीज देखते हैं कि सैलरी कितनी मिल रही है। तो यहाँ पे मिनिमम सैलरी पर मंथ, अगर एक इंडिविजुअल मेट्रो सिटी में काम करता है तो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 25,000 पर मंथ, यानी 25,000 पर मंथ। उसको हम उसे हम डेविएशन भी ले सकते हैं केस टू केस बेसिस में, तो वो 21,000 तक भी जा सकता है। और अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल नॉन मेट्रो सिटी में काम कर रहा है तो उसकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 18,000 पर मंथ। अगेन फिर केस टू केस में डेविएशन लेके उसे हम 15,000 तक भी कर सकते हैं पर मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू बैंक वेरी करती है कि इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल की सैलरी कितनी है, कितनी साल से उस कंपनी में है। और तो बैंक टू बैंक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करती है। जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.75 से लेकर 24% तक की होती है। और 10 ईयर जनरली पर्सनल लोन 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक की मिलती है। अगर हम महीनों में पूछा जाए तो 12 महीनों से लेके 60 महीनों की अवधि के लिए पर्सनल लोन मिलती है। अब ये लोन कितने कितने तक के हम अवेल कर सकते हैं? तो बेसिकली लोन अवेल के लिए 50,000 से लेके हम 25 लाख तक की पर्सनल लोन मिल सकती है। अपनी सैलरी और सैलरी के मुताबिक कि हम कितने सैलरी पर मंथ ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगेन बड़ी अमाउंट के लिए हमें कभी-कभी क्या होता है कि एक बैंक रिस्क लेने में थोड़ी-सी हिचकिचाहट होती है, तो इसलिए बैंक क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मल्टीपल बैंक्स में फाइल लॉगिन करते हैं ताकि अगर बड़ी अमाउंट है पर्सनल लोन तो उसको उस केस को सैंक्शन करा सके। अब फोर्थ फिफ्थ पैरामीटर हो गया सिविल स्कोर। तो यहाँ पे मिनिमम अपने को ये ध्यान देना है कि मिनिमम सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट 700 होती है। केस टू केस केसेस बेसिस में हम इसे 650 680 तक भी लेते हैं। बट जनरली मोस्ट ऑफ द बैंकर्स की रिक्वायरमेंट मिनिमम सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट 700 ही होती है। और छठा पॉइंट ये है ईएमआई ट्रैक रिकॉर्ड। अगर कोई सैलरीड इंडिविजुअल कोई इंडिविजुअल अगर इससे पहले कुछ लोन चल रहा है, हाउसिंग लोन चल रहा है या फिर टू व्हीलर लोन चल रहा है, कुछ भी लोन चल रहा है उसका, तो हमें ये ध्यान देना है कि पिछले लास्ट 6 मंथ में एक भी ईएमआई उसकी बाउंस नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी बाउंस अगर होती है तो फिर वो लोन सैंक्शन होने में फिर दिक्कतें बढ़ती है। सातवां पॉइंट है कंपनी टाइप। कैसे एक कंपनी, कोई भी बैंक कैसे कैटेगराइज करके कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। जनरली इन्होंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है, ए प्लस कंपनीज, बी प्लस कंपनी, सी एंड डी कंपनीज। तो हर बैंक क्या करता है, हर कंपनी को एक रेटिंग देके रखता है अपने एंड से कि जैसे ए प्लस कंपनीज की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 11.25 से अप टू 14% तक, 15% तक भी जाती है। तो उस ए प्लस कंपनी यानी कि मतलब ए प्लस कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो जनरली जैसे टीसीएस क्या है, ग्लोबली एमएनसी कंपनी है, तो वो हर जगह रिनाउंड कंपनी है, तो उसको बैंक को पता है कि मतलब
इसकी सैलरी 30 तारीख को आ रही है तो 30 तारीख को ही आएगी। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे ही अपने अपने पैमाने के अंडर में बैंक्स अपनी एक रेटिंग करके रखता है, जिसमें वो ए प्लस कंपनीज को 11.25 से अप टू 14% करता है। बी प्लस कंपनीज में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गए, तो कुछ लिमिटेड कंपनीज भी हो गए इंडिया में, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% से 16% तक की पैमाना में डालते हैं। सी और एक होती है सी एंड डी कंपनीज। सपोज एक एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल सी एंड डी कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहा है, या फिर एक छोटे से वहीं के एसएमई में कुछ काम कर रहा है, एमएसएमई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो जहाँ पे फॉर्म 16 नहीं होती है, कहीं पीएफ डिडक्ट नहीं होती है, तो कहीं प्रोफेशनल टैक्स नहीं डिडक्ट होती है, तो उस कैटेगरी के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी हायर रहती है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% टू अप टू 24% तक की रहती है। अब सैलरीड इंडिविजुअल के बाद हम देखते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की क्राइटेरिया क्या रहती है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल यानी उसकी खुद की अपनी ऑफिस रहती है, खुद का बिजनेस रहता है, तो यहाँ पे उसको एक मंथली कोई सैलरी नहीं मिलती। तो यहाँ पे उसका बिजनेस रहता है, तो हर महीना उसकी बिजनेस चलती है, तो अप डाउन होती रहती है। तो यहाँ पे साल का एक नेट प्रॉफिट देखते हैं कि वो नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर कितना कमाता है। तो मेट्रो सिटी में अगर है तो वहां पे मिनिमम नेट प्रॉफिट 2,50,000 होनी चाहिए, और अगर नॉन मेट्रो सिटी में अगर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की बिजनेस है तो 1,50,000 होनी चाहिए। अब यहाँ पे लोन अमाउंट स्लैब, तो जैसे कि सैलरीड इंडिविजुअल के लिए लोन एम्प्लॉय सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए जो लोन अमाउंट स्लैब थे यहाँ पे 50,000 से 25 लाख था, बट यहाँ प्रोफेशनल में बैंक ने थोड़ी कम कर दी, क्योंकि ये बिजनेस है। ये बिजनेस में क्या होता है कि जनरली सिर्फ पर्सनल, उनके बिजनेस में और भी काफी लोन्स रहते हैं, तो इसलिए वो हैम्पर ना हो और उनके स्लैब में कोई दिक्कत ना हो करके यहाँ पे इनकी जो स्लैब होती है 50,000 से लेके 12,000 तक की यहाँ पे लोन अमाउंट सैंक्शन होता है। यहाँ पे 10 ईयर, जनरली 10 ईयर सेम होता है जो सैलरीड इंडिविजुअल, और इसमें सेम होती है 1 ईयर से लेके 5 ईयर। अगर महीनों की बात की जाए तो 12 महीने से लेकर 60 महीनों की अवधि के लिए ये मिलता है। अगेन ईएमआई, अगर कोई पुरानी कुछ लोन चल रहा है, एग्जिस्टिंग कुछ लोन चल रही है, तो लास्ट 6 मंथ में एक भी ईएमआई चेक बाउंस नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो लोन सैंक्शन होने में दिक्कतें बढ़ जाती है। सिविल स्कोर, मिनिमम सिविल स्कोर 700 रहना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। अगर इससे कम रहती है तो सैंक्शन होने में दिक्कतें आ सकती है। केस टू केस बेसिस में अगेन 680 650 में केस टू केसेस में देख सकते हैं, बट मिनिमम सिविल स्कोर 700 होना जरूरी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन बैंक टू बैंक उनकी नॉर्म्स और किस नॉर्म्स में बैठ रहे हैं और कैसे प्रोफेशनल है, कितने साल से चल रहे हैं, तो उस हिसाब से बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करता है। प्रोफेशन टाइप, आइदर वो डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, सीए होता है, तो प्रोफेशन टाइप भी चेक कर लेता है कि बैंक, अगर कोई लॉयर होता है तो जनरली लॉयर्स को एंटरटेन नहीं करते हैं बैंकर, उन्हें उनको पर्सनल लोन अवेल नहीं कराते हैं बैंक। क्राइटेरिया के बाद हम समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगती है अगर हमें एक पर्सनल लोन चाहिए तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए बेसिकली अपने को 5 ऐसे डॉक्यूमेंट दरकार पड़ती है जिसमें से बैंक अपने को सैंक्शन करती है। अगर कंपनी हमें फॉर्म 16 देती है तो कैटेगरी ए वाली कंपनी कैटेगरी भी जनरली फॉर्म 16 देते हैं, तो हमें फॉर्म 16 देना है। अगर हमारे पास फॉर्म 16 नहीं है तो 3 साल की आईटीआर देना है। सेकंड डॉक्यूमेंट है लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप देनी है अपने को, और थर्ड डॉक्यूमेंट है लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। और चौथा हो गया, अगर हमने नई कंपनी ज्वाइन किया तो अपॉइंटमेंट लेटर, अगर कंटिन्यू कर रहे हैं काफी साल से तो इंक्रीमेंट लेटर, और हमने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ के नई कंपनी में आ गए हैं तो नया कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर प्लस पुरानी कंपनी की एक्सपीरियंस लेटर। और चौथा हो गया, पांचवा हो गया केवाईसी में आ गए पैन कार्ड और आधार कार्ड। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगती है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के। तो यहाँ पे इनकी सैलरी स्लिप फॉर्म 16 कुछ नहीं रहती है, तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक ये देखता है कि इनकी बिजनेस कितने साल से चल रही है, इन मतलब बिजनेस स्टेबिलिटी प्रूफ देखते हैं। तो बिजनेस स्टेबिलिटी प्रूफ में देखते हैं कि शॉप स्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ऑफिस एड्रेस प्रूफ एक लेते हैं। और थर्ड ओनरशिप प्रूफ, मतलब ओनरशिप प्रूफ में अगर रेसिडेंस या फिर ऑफिस। तो यहाँ पे बैंक जनरली देखता है कि मतलब खुद का घर है या फिर खुद का ऑफिस है। अगर अपने नाम पे भी नहीं हो तो किसी अपने भाई या फिर ब्लड रिलेशन में भी अगर कुछ आते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उसको भी बैंक कंसिडर करता है। अब आगे चौथा डॉक्यूमेंट आता है कि लास्ट 3 इयर्स इनकम टैक्स रिटर्न अलोंग विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। तो कंप्यूटेशन में जनरली बैंक ये पता करता है
कि इसमें एक्चुअल में बिजनेस में कितनी इनकम इसने मतलब लिया हुआ है। तो जैसे कि ग्रॉस इनकम अगर 1 लाख है तो कंपटीशन में हमको दिखता है कि 80,000 बिजनेस से आई और 20,000 अदर इनकम यानी एफडी की इंटरेस्ट है या फिर अन्यथा, तो उससे अपने को पता चलता है एक्चुअल बिजनेस से कितने पैसे आ रहे हैं। अगर तो वो जो भी कंपटीशन है वो सीए सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट ऑडिटेड होती है तो ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद ऑल शेड्यूल्स और एनेक्सर के साथ अपने को देना पड़ेगा। अब पांचवा डॉक्यूमेंट आता है लेटेस्ट 12 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, और छठा डॉक्यूमेंट है केवाईसी अगेन सेम, जो कि पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने को देना पड़ेगा। तो अब हमने ये जो वीडियो बनाया है अपने को ये एजुकेट करने के लिए कि मतलब जनरली पर्सनल लोन क्या होता है, किसे मिल सकता है, क्या क्राइटेरिया मिल सकता है। तो हमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसमें जब भी हम पर्सनल लोन किसी को सैंक्शन कराते हैं तो हर बैंक का अपना अपना अलग प्रोसेसिंग फी होता है, अलग टेन्योर होता है, डिपेंड अपन की किस स्कीम में वो बैठा रहे हैं आपको। लोन अमाउंट भी अलग हो सकता है। अपने वो फैक्टर को देख के काफी सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कितनी लोन अमाउंट, क्या अवधि और रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए। और टाइम टू टाइम ये चेंज भी होती रहती है मार्केट बेस्ड ऑन मार्केट कम्पिटिटिवनेस, और गाइडलाइन जो आरबीआई गाइडलाइंस कुछ रहती है या फिर रेगुलेटरी जो अपना गाइडलाइन कुछ भी टाइम टू टाइम चेंज करता है। थैंक यू।